तो जय हिंद साथियों, मेरा नाम यशवर्धन सिंह है और आप मुझे दुनिया के सबसे छोटे इतिहासकार के रूप में जानते हैं। साथ ही में मैं यूपीएससी सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को 2019 से हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। और इसी के सीरीज में हम लोग पॉलिटी की सीरीज में, राज्य व्यवस्था की सीरीज में हम लोग आज अपने टॉपिक कवर करेंगे प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सबसे पहले जानेंगे है क्या, कैसे है और क्यों है। पहली बात तो प्रियम्बल होता क्या है। प्रियम्बल बेसिकली एक इंट्रो होता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ये वर्ड का मीनिंग, ठीक है, इस वर्ड का अपने में मीनिंग क्या होता है, एक इंट्रो टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट इन इट्स एसेंस इट्स बेसिकली द समरी और द एसेंस, summary aka essence of the Indian Constitution, also known as the essence of the Indian Constitution. अब अगर इसमें अगर देखें कि समरी और एसेंस कैसे, और ये वर्ड का मीनिंग तो इंट्रो है ना, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम लोग इसको बॉडी समझे, द बॉडी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये है और उसके आगे आपके स्केड्यूल वगैरह हैं और बाकी सारी लिस्ट वगैरह हैं, तो यानी अगर हम यहाँ पे स्केड्यूल्स और लिस्ट वगैरह रख दें और तो फिर यहाँ स्टार्टिंग में छोटा सा पोर्शन हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, प्रीफेस का या फिर इंट्रो का, और वो हो जाएगा आपका प्रियम्बल का। ठीक है, तो मेन बॉडी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, बॉडी मतलब शरीर नहीं है उसका, बल्कि उसमें जो मेन मेन चीजें लिखी हैं, आर्टिकल्स जो हैं और सारे प्रोविजन से पहले एक हम लोग उसका एक एसेंस या फिर उसका समरी या फिर एक इंट्रो देंगे कि है क्या, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड फॉर, लाना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, और है क्या, भारतीय स्टेट क्या है, इंडिया है क्या। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि फंक्शनिंग इसकी रहेगी प्रियम्बल की। अब हम लोग बिना किसी देरी के आ जाते हैं सीधा सीधा हमारी प्रियम्बल पे कि होता, अब हमें ये तो समझ आना कि होता क्या। बेसिकली किसी भी किताब की स्टार्टिंग में लगता है या फिर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग में लगता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से होता है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग में होता है, उसकी एसेंस या फिर समरी बताते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन की, या फिर जो जिस कंट्री के लिए, जिस नेशन के लिए वो आ रहा है उसकी समरी या फिर उसकी एसेंस क्या है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की, वो सब बताता है। ठीक है, ये भी हम लोगों को समझ में आ गया और ये भी हम लोग को समझ में आ गया है पूरी तरीके से। अब हम लोग इसकी प्रियम्बल की हिस्ट्री पढ़ते हैं। प्रियम्बल बेसिकली हम लोग देखेंगे कि वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली बार लाया गया। सबसे पहले कैसे लाया गया, बेसिकली प्रियम्बल अगर आप देखेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आप देखेंगे कि दो चीजें सिमिलर है। पहली बात तो प्रियम्बल ही वहां पे सिमिलर है, प्रियम्बल की वहां पे सबसे पहली बात की गई, सबसे पहली बात। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि वहां पे लिखा है वी द पीपल ऑफ अमेरिका, वी द पीपल, वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी द पीपल। यही चीज आपको भारतीय संविधान में मिलेगी, बस डिफरेंस क्या है, हमारे यहाँ हो जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, बस यही स्लाइट डिफरेंसेस हैं, लेकिन एसेंस में भी काफी बड़ा डिफरेंस है। वर्ड सिमिलर होंगे लेकिन इन इट्स एसेंस ये काफी ज्यादा डिफरेंट है। बिकॉज अमेरिका आप देखेंगे कि एक रेवोल्यूशन से बाहर आया, उसके लिए एक बहुत लंबा युद्ध नहीं लड़ा गया। युद्ध इन द सेंस वो एक रेवोल्यूशन थी, एक आर्म्स का युद्ध था। बट इंडिया में कोई ऐसे आर्म्स का युद्ध नहीं था, वो हर एक फैक्टर्स में, हर अलग अलग फैक्टर्स में एक युद्ध था, एक आजादी की लड़ाई थी। चाहे वो आपके लिटरेचर में राइटर्स लिखें, चाहे वो फ्रीडम मूवमेंट में जो प्रोटेस्टर्स होते हैं, फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, कई लोगों ने वायलेंस का भी इस्तेमाल किया, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। बट आप एक चीज देखेंगे कि सबने अपने अपने तरीके से किया, और ये केवल और केवल एक लड़ाई नहीं थी, कि वॉर नहीं था, एक बहुत लंबा प्रोसेस था। तो फिर हम लोग की जो आजादी की लड़ाई थी, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो था, ये कोई लड़ाई नहीं थी इन इट्स वेरी वर्ड्स, प्रैक्टिकली, कि लड़ाई नहीं थी, लड़ाई ही नहीं थी कि थप्पड़ मारे हैं, पीट रहे हैं। लड़ाई इन द सेंस कि ये था आपका एक तरीके से एक फ्रीडम मूवमेंट, अलग अलग फैक्टर्स, मल्टीपल फैक्टर्स में ये आजादी की लड़ाई थी। हम लोग इसको लिटरली लड़ाई नहीं कह सकते, लेकिन इन इट्स एसेंस हमें ये एक लड़ाई ही थी। ओके, तो इस वजह से आप देखेंगे कि हमारा जो संविधान अब नया बने गए थे लंबी आजादी के लड़ाई के बाद, और अब अगर हमें आजादी मिले तो हमें अपना, हम लोग किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं, हम लोग किस चीज को सपोर्ट करते हैं, किस चीज के विरोध में नहीं है, किस चीज के सपोर्ट में है, उस सबको चीजें क्लियर करना जरूरी होगा। ठीक है,
तो बेसिकली पंडित नेहरू जी के द्वारा जो आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रपोज किया गया था और पास किया गया था, तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर ही बेस्ड था हमारा प्रियम्बल। और आप देखेंगे कि उसी पे बेस हमारा प्रियम्बल भी आगे चल के बनेगा। तो पहले तो वर्ड्स हम देख लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरुआत होती है। हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political. पहला, liberty of expression, belief, faith and worship. दूसरा, equality of status and of opportunity and to promote among them all. ये तीसरा हो गया। और चौथा, fraternity and dignity of the individual। और दूसरी चीज, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, अब इसके आगे लास्ट और आता जाता है, वी इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली on this 26th day of November 1949 we do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution। ठीक है, एवरीथिंग गुड चंगा। अब हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया से हम लोग शुरू से शुरू करेंगे। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत भारी भारी शब्द आ गए। वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या मतलब है इसका? तुरंत तुरंत पढ़ पढ़ के हम लोग खत्म करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या मतलब हुआ? वी, हम, द पीपल, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या चीज, इसमें कई सारी सिग्निफिकेंस है। वर्ड बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बड़ी है। पहली बात तो जो अथॉरिटी है कि कौन संविधान दे रहा है, संविधान को सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड की पावर की अथॉरिटी कौन दे रहा है, वो कौन है? वो है द पीपल ऑफ इंडिया। जनता पावर दे रही है, जनता एक तरीके से साइन करके दे रही है, साइन नहीं कर रही, लेकिन आप देखेंगे जो रिप्रेजेंटेटिव थे जनता के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, वो जनता को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे और जनता के मतों को ही अपना रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनकी जो सोच थी, उनके जो आइडियाज थे, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। ऑल गुड। इस वजह से आप देखेंगे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहली बात तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। पहले मैं आपको एक एब्रीविएशन बता देता हूँ, स्नॉड नाम से। इसको स्नॉड करके पढ़ाता हूँ, वैसे तो पहले भी पढ़ाता है कई सालों से। स्नॉड में आप देखेंगे सोर्स ऑफ अथॉरिटी। दूसरा है आपका नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। अब ये एसटी है, स्टेट है, सेंट नहीं है, पहली बात संत नहीं है। तो उसके बाद जो आप देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्टेट के, नेचर और ऑब्जेक्टिव स्टेट के, भारतीय स्टेट के, और लास्ट में डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है। हम लोगों ने कब संविधान को अडॉप्ट किया, यानी 26 डे ऑफ नवंबर 1949। ओके, 26 नवंबर 1949। तो ये आप देखेंगे, तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? जनता है। फिर दूसरी चीज क्या है? पहली बार कई सारे लोगों को, हमारे समाज के कई सारे हिस्सों को जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज का हिस्सा नहीं माना गया था, उनको अब समाज में ये कहने का मौका मिला कि हम इस जाति से नहीं, हम इस धर्म से नहीं है, हम भारत के लोग हैं। इसकी ये सिग्निफिकेंस है। आई होप आपको ये चीज अब समझ में आ रही होगी कि मैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देता हूँ इन स्टार्टिंग के ही शब्दों को। ठीक है, आई होप यहाँ तक भी आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया की सिग्निफिकेंस क्या है। बेसिकली अब मैं आपको मेन चीज लिखवा देता हूँ, ये सब अभी लिखना नहीं था, अब इसको मेन लिखने वाला मुद्दा आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, COI, जो क्योंकि ये क्या है, ये बेसिकली है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, SLL, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। बट ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होने की शक्ति, इसको पावर कौन देता है? ठीक है, तुम हो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ये किताब जो है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ये क्या देती है, कौन देता है? ये देती है आपकी जनता। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है इसकी बेसिकली लिटरल टर्म्स में। इसके बाद हम लोग अब कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों पर आगे बढ़ेंगे। तो अब मैंने क्या क्या कर लिया है, हम लोग साइड में स्नॉड लिख लेते हैं, SNOT। अब इस नॉड में हम लोग देखेंगे, अब हम लोग का ये हो चुका है सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है भैया, संविधान को शक्तियां कौन दे रहा है? कौन दे रही है? जनता दे रही है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट पे
कि भारत का स्टेट का नेचर क्या है, यानी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि होगा नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। तो साथियों, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे, और कहा जाए तो पहला टॉपिक होगा हम लोगों का कीवर्ड्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल के पार्ट में, और वो पहला शब्द होगा सोवरेन। सो बेसिकली सेल्फ और रेन, तो ये ट्रिक होती, याद कर सकते हैं कि खुद का रूल। ओके, बेसिकली इस शब्द का मतलब ये है, ये इंडिकेट ये करता है कि अब इंडिया, द स्टेट ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज बेसिकली नॉट डिपेंडेंट, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, अब आत्मनिर्भर है। इट्स नॉट डिपेंडेंट, इट्स नॉट डिपेंडेंट, नीदर इट इज अ डोमिनियन, अब वो डोमिनियन भी नहीं है, बट अब वो एक सोवरेन रिपब्लिक है। रिपब्लिक तो आगे शब्द आएगा, लेकिन अब वो सोवरेन है, और किसी को भी उसके इंटरनल या फिर एक्सटर्नल मामलों में हस्तक्षेप यानी इंटरफेयर करने का कोई भी रास्ता खाली नहीं है। कोई भी अब चांस नहीं है किसी के पास कि वो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल मुद्दों पे, हमारे भारत के मुद्दों पर कुछ ना कुछ भी, कोई भी हस्तक्षेप करे, कोई भी इंटरफेरेंस करे। ओके, और अब देखिए, कई लोग कहेंगे कि अब तो इंडिया आजादी के बाद 1949 में, क्योंकि हम लोग उस समय पे डोमिनियन ही थे, रिपब्लिक नहीं थे, एंड हेड ऑफ द स्टेट वाज द बेसिकली द किंग एंड द क्वीन। तो 1949 में आप देखेंगे कि इंडिया डिसाइडेड टू रिमेन अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी एक्स ब्रिटिश कॉलोनीज है, एक्स ब्रिटिश कॉलोनीज यानी जो एक समय पर ब्रिटेन के अंडर थे, वो सारे के सारे कंट्रीज है, वो कॉमनवेल्थ नाम की ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है। 1949 के बाद ही हम लोग देखेंगे, उस समय से पहले ब्रिटिश इंडिया बाहर बन चुका था द यूएनओ का, एंड इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। बट क्या ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बनना क्या हमारी सॉवरेनिटी को, हमारी संप्रभुता को इफेक्ट करता है? बिल्कुल नहीं। कैसे नहीं? बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, अगर यूएनओ हमें कुछ कहता है कि तुम कश्मीर से हट जाओ, वहां पे आप देखो कि प्लेबिसाइड कराओ, क्या इंडिया करेगा? रियली नहीं करेगा ना, ऑब्वियस ही बात, नहीं करेगा। अगर कॉमनवेल्थ कहता है हमें कि तुम ऐसा ऐसा करो क्योंकि राजा या रानी ऐसा कह रहा है, इंडिया करेगा? नहीं, इंडिया सोवरेन है, इंडिया के पास खुद की पावर है। इंडिया का मन करे वो किसी भी फॉरेन पार्ट ऑफ एनी कंट्री को, किसी भी विदेशी लैंड को या तो सीड कर सकता है, या तो किसी भी कंट्री को दे सकता है, या तो दे सकता है या तो ले सकता है। ठीक है, सीड भी कर सकता है, उसको दे भी सकता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि इंडिया के पास अपनी फॉरेन टेरिटरीज और फॉरेन कंट्रीज से जो लेने देना है, उस पे इंडिया का कहना होगा और कोई नहीं कह पाएगा। आई होप अब आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ रही है कि बेसिकली सोवरेनिटी का इनहेरेंट मीनिंग क्या है, एक्चुअल एसेंस में क्या मीनिंग है उसका। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने मूव करेंगे सोवरेन सोशलिस्ट शब्द पे। सो लेट्स मूव ऑन टू द वर्ड सोशलिस्ट। तो साथियों, अब मैं आगे चलना चाहूंगा अपने नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, जो कि होगा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट आज के समय में आप देखते होंगे कि आज के समय में समाजवाद, नॉट समाजवादी पार्टी है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव वाली, I'm not at all talking about it. Basically, socialism एक आइडियोलॉजी था, नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। आइडियोलॉजी एक तरीके से, क्योंकि उस समय पे, अब कई लोग कहते हैं कि हम सबको पता है कि हमारे संविधान का जो फीचर्स थे, जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो मॉडल था, इवन कांग्रेस पार्टी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो पूरा मॉडल था 1955 के बाद से, पूरा का पूरा सोशलिस्टिक पैटर्न था, पूरा का पूरा सोशलिस्टिक मॉडल था। बट तब भी हमारे प्रियम्बल में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड नहीं था, बल्कि इसको आप देखेंगे 42nd CAA के बाद, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको ऐड किया गया। राइट, इजंट इट क्वाइट वियर्ड कि अगर हम लोग ऑलरेडी थे तो उस टाइम पे क्यों नहीं ऐड कराया गया? तो बेसिकली मिस्टर अम्बेडकर, बाबा साहेब
के ये वर्ड्स थे कि हम लोगों ने क्यों ऐड नहीं किया। इसका बेसिकली रीजन ये था कि दिक्कत ही आ जाती ना। दिक्कत बेसिकली क्या आती, दिक्कत बेसिकली ये आती कि उस टाइम पे, क्योंकि इंडिया नया नया आजाद हुआ था, तो उस समय पे हम लोग कोई भी एक साइड से अलाइन नहीं हो रहे थे। हम लोग ना ही आपके यूएस के साइड जा रहे थे, ना ही हम लोग सोवियत के पास जा रहे थे, यूएसएसआर के पास जा रहे थे। हम दोनों ब्लॉक से अलग थे। और आप आगे देखें कि ऑल हम लोगों ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी रखी थी। अगर हम लोगों ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी, जो आप देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनी नाम से, नाम NAM नाम से, बेसिकली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम से, जिसमें आप देखें कि सुकार्नो एंड द प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा, युगांडा हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वहां से सुकार्नो थे। इवन ब्रॉस जोसेफ ब्रॉस टीतो ऑफ, आप देखें, यूगोस्लाविया, जो आज के समय में बेसिकली कई सारे बाल्कन नेशन से बढ़ चुका है। एंड द मोस्ट मेजर कंट्री इज सर्बिया। तो यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, इजिप्ट के अब्दुल्ला नासिर थे। तो फिर ये सारी की सारी कंट्रीज आगे चल के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किया। बट अभी हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से बार बार नहीं जाएंगे, आगे एक सीरीज लेके आऊंगा उसकी। आप देखेंगे कि हम लोग एक साइड पे अलाइन नहीं हो रहे थे, ना द कैपिटलिस्ट ब्लॉक, नीदर आप देखेंगे कि हमारा रेड ब्लॉक। हम लोग दोनों साइड से अलाइन नहीं हो रहे थे, क्योंकि हम लोग समझते थे कि अगर हम लोग एक भी साइड से अलाइन हो तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग की कंडीशन उस समय बहुत बुरी थी। तो इस वजह से बाबा साहेब ने ये कहा कि अगर हम लोग सोशलिज्म वर्ड उस समय ऐड कर देते, तो ये लोग ये नहीं समझते कि हम जनता का कल्याण करना चाहते हैं। लोग ये समझते हैं कि भैया हम लोग कॉमीज बन गए। कॉमीज यानी हमारे ब्लडी कम्युनिस्ट, वी आर द ब्लडी कम्युनिस्ट। और हम लोगों को देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। स्टार्टिंग में अगर हम लोग ऐसे इंप्रेशन दे देंगे तो टिल द एंड ऑफ द डे यही चीज चलेगी सबके मन में कि भैया ये तो सोशलिस्ट कंट्री है, ये तो सोवियत से अलाइड है। और क्योंकि हमें उस समय वेस्ट से काफी अच्छे रिलेशन रखने टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी इनोवेशन वगैरह के लिए, इस वजह से हम लोग अपने रिलेशन खराब नहीं करना चाहते थे वेस्ट के साथ। इस वजह से वी डिसाइडेड कि हम लोग नहीं रखेंगे सोशलिस्ट वर्ड। तो बाबा साहेब की ये सोच थी कि अगर हम लोग ये रख लेते तो फिर अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। अब मिसेस गांधी जो थी, उन्होंने जब ये वर्ड ऐड किया, और आज भी इसके लिए बहुत सारी लड़ाई चलती है कि ये हो गया, इवन सेकुलर वर्ड जो ऐड हुआ था, तो बेसिकली सोशलिस्ट वर्ड, हम लोग का मॉडल पूरा सोशलिस्ट ही था। हालांकि 91 के LPG रिफॉर्म्स के बाद वो खत्म हो गया, लेकिन तब तक तो हम लोग का सोशलिस्ट मॉडल ही था, टोटली सोशलिस्ट मॉडल। लेकिन ये पूरा का पूरा सोशलिस्ट नहीं था, मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट वाला, मार्क्सवादियों वाला नहीं था। ये था गांधीयन सोशलिज्म, यानी पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करेंगे। मार्क्सिस्ट सोशलिज्म में ये होता है कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, डाइल्यूट कर दी जाती है पब्लिक प्रॉपर्टी में, सरकार ओन करेगी। बट इसमें पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक और प्राइवेट दोनों अपना साथ ही साथ चल रहा था। हालांकि पब्लिक, जो पब्लिक आपका ऑर्गेनाइजेशन थे, इवन गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा आप देखें कि इंटरफेरेंस था प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, बट तभी नाम के लिए तो चल ही रहा था ना। इस वजह से वी आर गांधीयन सोशलिस्ट, वी आर नॉट मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट, बट रादर वी वर द गांधीयन सोशलिस्ट। इस तरीके से कहानी उसकी चलेगी। तो इस वजह से आप देखेंगे कि हम लोग आज भी कई सारे जो हम लोग के फीचर्स हो गए, हमारी DPSP में आप देखेंगे, तो DPSP में हम लोग दो डिवीजन करते हैं, मार्क्सिस्ट फीचर्स एंड द गांधीयन फीचर्स। हालांकि वो हम लोगों के संविधान ने नहीं किया है डिफरेंशिएट, बल्कि वो हम ही लोगों ने अपने थोड़ा सा याद करने के लिए और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको किया है। तो बेसिकली DPSP में भी आप देखें तो हम लोग के सोशलिस्टिक फीचर्स देखेंगे, फ्री लीगल एड, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, ये सब चीजें क्या है, वही चीजें है ना कि हम लोगों का ये सोशलिस्टिक फीचर्स है। कि यूएस में फ्री लीगल एड है क्या, यूएस में आकर फ्री एजुकेशन है, नहीं है ना, बिकॉज दे आर कैपिटलिस्ट कंट्रीज। इसी वजह से आप देखेंगे कि हम लोगों का अब सोशलिस्ट थोड़ा सा कम हो गया, बिकॉज 91 के LPG रिफॉर्म्स के बाद अब हम लोग थोड़े से कम सोशलिस्ट है, लेकिन अभी हम लोग का जो फीचर है वो तो सोशलिस्ट ही चल रहा है। अब हम लोग आगे मूव करेंगे सोवरेन सोशलिस्ट और सेक्युलर, जो कि हमारे भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बल्कि इसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो साथियों, अब मैं आगे चलना चाहूंगा अपने नेक्स्ट वर्ड के साथ, जो कि होगा सेक्युलर। बेसिकली सेक्युलर कीवर्ड हम लोगों के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, कई लोग सरप्राइज होंगे, बिकॉज आप देखेंगे कि 1974 की एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट बेसिकली सेड that although the word secular isn't mentioned in our constitution, but from the articles, from what the articles 25 to 28, it's clearly plausible that
The Indian state is basically a secular state. It's quite visible that Indian state is in reality a secular state because इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, we don't have a negative secularism like what it is in, like you will see in France that आप religious symbol नहीं पहन सकते in public places and government offices. इस वजह से आप देखेंगे कि इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, बट हम इंडियन स्टेट का कोई एक पर्सनल रिलीजन नहीं है, वी रिस्पेक्ट ऑल द स्टेट, जितने भी रिलीजन है हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं, बट उसमें टू वन एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट थोड़ा इंटरफेरेंस रहता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक आपका देखेंगे कि फाइन लाइन है बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन. मैकियावेलियन सेक्युलरिज्म नहीं कि टोटल ही डाइवोर्स हो रखा है, बट गांधीयन आप देखेंगे कि गांधीयन सेक्युलरिज्म में भी गांधीयन प्रिंसिपल्स आ जाते हैं सर्वधर्म संभाव के, एसडीएस के. तो एसडीएस के प्रिंसिपल सर्वधर्म संभाव की कीवर्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर लिखने में. तो सर्वधर्म संभाव के अंडर हम लोग एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म फॉलो करते हैं, not aligning ourselves to some one political ideology, but rather हम लोग सारे के सारे religions और सारे के सारे ideologies को भी respect करते हैं. बट ज्यादा फाइन लाइन एकदम प्योर डाइवोर्स नहीं है, फाइन लाइन है बट कई बार हम लोग इंटरफेरेंस करते रहते हैं. ओके, अब आई होप आपको सेक्युलर वर्ड समझ में आ गया होगा. 42nd CAA देखेंगे, 42nd CAA याद रखिए कौन सी ईयर में हुआ था, 1976. कैसे याद रख सकते हैं, 4 + 2 = 7 = 6. अब वहीं से आप देखेंगे कि 1976 इमरजेंसी में आया था ना, तो 4 + 2 6. उसके अलावा फिर 4 आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, 44th CA, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, 4 + 4 8. तो वो 1978 में आया था, ये 1976 में आया था 42nd CA. तो उसी के थ्रू आप देखेंगे सेक्युलर वर्ड भी हुआ था. हालांकि लोग इस पे आज के समय में भी लड़ते रहते हैं. अब हमें क्या लड़ाई से मतलब, पॉलिटिक्स से मतलब. बेसिकली सुब्रमण्यम स्वामी, लीडर ऑफ द बीजेपी, कई बार आते रहते हैं मीडिया के सामने और कहते हैं कि इंडियन स्टेट इज नॉट अ सेक्युलर स्टेट, बट सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहता है भैया इंडियन स्टेट इज अ सेक्युलर स्टेट, हम लोग किसी एक धर्म से लाइन नहीं करते खुद. तो बेसिकली इट्स क्वाइट क्लियर कि हम लोग क्या हैं और हम लोग एंड व्हाट वी स्टैंड फॉर बेसिकली. तो आई होप आपको ये चीज भी, ये टॉपिक भी सेक्युलर वर्ड का समझ में आ गया होगा. अब हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करें, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक. अब हम लोग देखेंगे डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब. साथियों अब हम लोग आगे चलना चाहेंगे अपने अगले शब्द के ऊपर, जो कि होगा हमारा डेमोक्रेटिक. अब डेमोक्रेटिक जो होता है उसको हम लोग हिंदी में लोकतांत्रिक कहते हैं. बेसिकली मतलब होता क्या है समझते हैं. बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज बेसिकली बेस्ड ऑन पॉपुलर सोवरेनिटी. सोवरेनिटी संप्रभुता, हम सब लोग जानते हैं सोवरेनिटी क्या होता है. बेसिकली कि कोई मुझे कुछ कहेगा नहीं और मेरे पास अल्टीमेट पावर होगी मेरे डिसीजंस के लिए. तो पॉपुलर मतलब पॉपुलस यानी जनता, जनता राज. जनता राज नॉट इन द सेंस कि आप वहाँ वामपंथियों के पास, जो वो माओइस्ट है, उनके पास चले जाएं छत्तीसगढ़ झारखंड वाले. बट जनता राज बेसिकली डेमोक्रेसी कि जनता राज करेगी. ये बेसिकली कॉमन ज्यादा यूज करते हैं, कॉमी ज्यादा यूज करते हैं वाले शब्द. वाई, बेसिकली उनको ये बताना होता है कि जनता रूल करे, बल्कि बेसिकली आगे चल के परिस्थितियां चेंज होती रहती है. So basically the Indian state believes in democratic socialism, कि हम लोग democratic socialism में believe करते हैं. We believe in democratic socialism. क्या होता है democratic socialism? Basically समाजवाद है लेकिन साथ में लोकतांत्रिक समाजवाद है. कि आपका डिक्टेटरशिप वाला समाजवाद नहीं है, जैसे आप देखिए स्टालिन और लेनिन के अंडर था. नहीं वैसा नहीं है, लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है. उसी तरीके से डेमोक्रेसी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. अब डायरेक्ट अलग होता है, इनडायरेक्ट अलग होता है. ठीक, इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में आप देखेंगे कि पार्लियामेंट्री दो, एक होता है और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी. ओके, अब इसमें आप देखेंगे कि पार्लियामेंट्री का बेस्ट एग्जांपल है इंडिया. और हाँ मैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल देना भूल गया, इसका है स्विट्जरलैंड. ओके, तो स्विट्जरलैंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कि जो सुप्रीम पावर है या फिर जो सुप्रीम ऑफिस होगा हमारे स्टेट का, उसको हम लोग जनता इलेक्ट कर सकती है. पर हम लोग का जो सुप्रीम जो ऑफिस है वो तो प्रेसिडेंट का है, लेकिन हम लोग इलेक्ट नहीं करते. तो इस वजह से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी हम लोग यहाँ आती है. तो एक तो पार्लियामेंट्री और दूसरा प्रेसिडेंशियल. बेस्ट एग्जांपल यूएस, द ब्लडी यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, सो नाउ इट इज क्वाइट क्लियर कि होता क्या है इसके फॉर्म्स. और हम लोग आगे जानते हैं, अगर हम लोग आगे जाएंगे यूनियन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में,
तो हम इसको बहुत डीप में जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल दो होते हैं। इंडिया में पार्लियामेंट्री क्योंकि हमारे यहाँ पीएम होता है एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। बेसिकली हम लोग क्या सोच केवल और केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक डेमोक्रेसी, यानी यहाँ का सामाजिक लोकतंत्र और साथ ही में आपका आर्थिक लोकतंत्र भी है राजनीतिक लोकतंत्र के साथ। और हम लोग डेमोक्रेसी के साथ बेसिकली इगालिटेरियन सोसाइटी बनाना चाहते हैं, एक इक्वालिटी पे बेस्ड सोसाइटी बनाना चाहते हैं, ये हमारे लक्ष्य हैं। तो आई होप आपको डेमोक्रेसी का भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कोर फीचर्स में से एक है, हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स में से एक है कि डेमोक्रेसी को कोई हिला नहीं सकता, सेक्युलरिज्म को कोई हटा नहीं सकता, सोशलिज्म को कोई हटा नहीं सकता, सोवरेनिटी को कोई नहीं हटा सकता। उसी तरीके से ये भी है कि डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को भारत से कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप अभी तक आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो साथियों अब मैं आगे चलना चाहूंगा अपने नेक्स्ट कीवर्ड के ऊपर, जो कि होगा हमारा रिपब्लिक। अब जानते हैं कि रिपब्लिक का मतलब होता क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पब्लिक से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? देखिए बेसिकली हमारी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटीज होती हैं, जो डेमोक्रेसी, जो आप देखें कि डेमोक्रेटिक सिस्टम्स वाली होती हैं पॉलिटीज, राज्यस्थाएं, वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है मोनार्की और एक होती है रिपब्लिक। कई जगह पे टोटल मोनार्की भी होती है जैसा सऊदी अरेबिया, बट कई जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी होती है। तो इसमें भी हम लोग दो डिवीजन कर सकते हैं, एक तो सऊदी अरेबिया है और बाकी यूके टाइप की है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ना, कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी है, पार्लियामेंट्री भी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी है, साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट इज द किंग। तो आप देखेंगे कि एक मोनार्की होती है, एक रिपब्लिक होता है। मोनार्की में जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो हेड होगा स्टेट का, स्टेट यानी राज्य नहीं बल्कि पूरा देश होगा, पूरा का पूरे राष्ट्र के जो हेड होंगे, क्योंकि एक तो होता है पॉलिटिकल हेड, राइट, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट द हेड ऑफ द स्टेट। द हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट इन इंडिया, बट रादर in other countries like the US, the head of the state plus as well as the head of the government is United States President. So that's one of the things that you have to focus on, that head of the state is basically the king over there in the UK. But rather in India, the head of the state is basically the president. Okay, तो राष्ट्रपति होगा ना यहाँ का। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई। अब रिपब्लिक के दो और मीनिंग होते हैं, एक तो पॉपुलर सोवरेनिटी को फिर से एसर्ट करता है, फिर से बताता है, और दूसरी चीज जो भी पब्लिक ऑफिसेज होंगे उसमें कोई हेरिडिटरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, बल्कि जिसके अंदर हक होगा, जिसका हक होगा प्लस जिसके अंदर वो आप देखेंगे एलिजिबिलिटी होगी, वो होगा, वो कहा जाए तो रुतबा होगा उस ऑफिस पे आने का, वो पावर होगी, तो उसका एक फिक्स टेन्योर होगा। हेरिडिटरी नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, नहीं, जो काबिल होगा, जो ऑफिस के काबिल होगा वो बनेगा अगला राजा। तो कुछ इस तरीके से आपका रिपब्लिक वाला चीज भी चलेगा। तो अब क्या हो गया, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे से हमारी कहानी बहुत इजी हो जाएगी। यही मेन हम लोग को शब्द समझने थे कि हमारा जो नेचर है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो हम लोग का सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, अब ये हम लोग का ये दोनों चीजें हो गई हैं। और अब मैं इन दोनों टॉपिक्स को, इन दोनों जो मुद्दे हैं, इन दोनों को अब मैं यहाँ से हटा दूंगा। ओके, तो अब हम लोगों के पास मेन दो मुद्दे बचे। एक तो क्या है आपका, एक तो है हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करना क्या चाहते हैं, और दूसरा हम लोग का डेट ऑफ अडॉप्शन, जिसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो 1 सेकंड का काम है। तो अब हम लोग चलेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे के ऊपर। तो चलिए बिना किसी देर के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करते हैं। तो साथियों अब मैं आगे चलना चाहूंगा अपने नेक्स्ट कीवर्ड के ऊपर, जो कि होगा हम लोगों का जस्टिस। जस्टिस क्या होता है, न्याय क्या होता है? किसी को जो वो डिजर्व करता है, किसी को जो चीज जो डिजर्व करता है, जो एक डिजर्विंग पर्सन जो दूसरी डिजर्विंग चीज को के लिए एस्पिरेशन रखता है, उसको मिलना, दैट्स इट, जस्टिस। अब न्याय में हम लोगों को ये चीज पता चलती है कि न्याय कई तरीके के हो सकते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। तो तभी आप देखें कि जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल दिया है। केवल पॉलिटिकल नहीं दिया, केवल सोशल नहीं दिया, केवल इकोनॉमिक नहीं दिया और केवल पॉलिटिकल नहीं दिया। अब इन तीनों को अचीव करने के लिए आपने देख तो लिया। हाँ तो भाइयों बहनों, हम लोग चाहते हैं कि भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आए। ठीक है, बहुत अच्छा, ताली बजा। अब क्या, कैसे लाओगे, कैसे? तो कैसे लाएंगे, उसके लिए फंडामेंटल राइट्स
और डीपीएसपीसी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में हम लोगों ने ऐसे प्रोविजंस डाले हैं जिससे हम लोग ये प्रयास करते हैं कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय आ सके। अब जानेंगे कि बेसिकली ये सब होता क्या है। सामाजिक न्याय बेसिकली हम सब जानते हैं कि नो डिस्क्रिमिनेशन, एससी के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ, दलित के खिलाफ या फिर जो लोअर वर्ग ऑफ द सोसाइटी है उसके खिलाफ जिस तरीके से अन्याय होता आया है हजारों सालों से, उसको हम लोग किस तरीके से कर्व कर सकते हैं, हम लोग उस चीज को किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। ये खत्म तो नहीं होगा, इविल कभी भी, बुराई कभी खत्म नहीं हो सकती, पर हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं, क्या हम लोग एक आवाज उठा सकते हैं उस बुरी चीजें, उस अन्याय के खिलाफ, उस चीज के लिए सामाजिक न्याय। तभी आप देखें नो डिस्क्रिमिनेशन में आप देखें कि आर्टिकल 15, 16, 17, 18 तो खैर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स आ जाएगा, लेकिन तब भी आर्टिकल 15, 16, 17 ये नो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। फिर आप देखेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड एक दिलाना, कि एक बराबर फील्ड की हजारों सालों के गैप के बाद जो एक गैप बन गया है समाज में, उसको हम लोग किस तरीके से, जैसे ऊपर नीचे जो हो गया है समाज में, इनइक्वालिटीज आ गई हैं, गैप्स आ गए हैं, अब उसको हम लोग किस तरीके से गैप को खत्म कर सकते हैं और उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक बराबर की एक भूमि पे ला सकते हैं। उसके लिए लाने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का हम लोग काम करते हैं और वही हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर सोशल जस्टिस काम करते हैं। फिर हम लोग देखें इकोनॉमिक जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को भी किस तरीके से जाना जाता है। ये हम लोग के थोड़े से सोशलिस्टिक फीचर्स आ जाएंगे जस्टिस वाले, कि जो इनइक्वालिटी है हम लोग के आर्थिक बेसिस पे, आर्थिक फैक्टर्स पे, इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, उसको हम लोग किस तरीके से कम कर सकते हैं कि इकोनॉमिक लेवल पे जो आपके डिस्क्रिमिनेशन होता है कई बार, कि गरीबों को या फिर लोअर वर्ग ऑफ सोसाइटी को कई बार कई जगहों से अलग कर दिया जाता है कि उनकी जेब में कितने पैसे हैं, उनको जो सीट वो लोग जो डिजर्व करते हैं वो उनको नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उन लोगों की जेब में इतने पैसे नहीं है, और ये उनके लिए स्टीरियोटिपिकल बन जाता है। और ये इस वजह से इस इनइक्वालिटी को, इस गैप को खत्म करने के लिए हम लोग आर्थिक न्याय की बात करते हैं। फिर आप देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और उसके बाद राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल इक्वालिटी की, कि किस तरीके से किसी भी पर्सन अबव अ स्पेसिफिक एज कैन कंटेस्ट इन इलेक्शंस। अब हर एक ऑफिस के लिए अलग अलग हो सकता है कि इस वजह से मैं कोई एज, आपको एज नहीं बता रहा, लेकिन तब भी पॉलिटिकल इक्वालिटी की कोई भी एक स्पेसिफिक एज के बाद कोई भी चुनाव लड़ सकता है, एनीबॉडी कैन कंटेस्ट इलेक्शंस, राइट। तो इस वजह से आप देखेंगे कि हम लोगों के न्याय में इस 3 प्रकार के न्याय के हम लोग भारतीय संविधान में बात करते हैं। ये तीनों फीचर्स आए कहां से? रूसी क्रांति सन 1917 की, जो बोल्शेविक क्रांति हुई रूस में सन 1917 में, जिसको फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के नाम से भी आप जानते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों का न्याय की बात होगी हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर, जो कि होगा लिबर्टी। साथियों, अब मैं आगे चलना चाहूंगा अपने आखिरी पार्ट ऑफ द प्रियम्बल में, जिसमें हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे लिबर्टी की। और लिबर्टी किस तरीके से है, 4 फॉर्म से हम लोग के प्रियम्बल में बताई गई है: एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। एक्सप्रेशन हम लोग आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए हम लोग की ये बात करते हैं कि हम लोग वोटिंग जैसे हो गया, वोटिंग भी एक तरीके से एक्सप्रेशन ही है ना, कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं किस किस आइडियोलॉजी को, किस विकास की ओर करता हूँ, सोचता हूँ, वो भी तो एक एक्सप्रेशन ही हुआ। तो अपनी सोच को बताना, व्यक्त करना, तो एक्सप्रेशन, बिलीव, आप बिलीफ और फेथ और इवन वर्शिप, रिलीजन के लिए आर्टिकल 25, देखिए आपका बंद करे, आप अपना कन्वर्जन कर सकते हैं, बट कोई फोर्स नहीं करना चाहिए, फोर्स कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, बट आपका वॉलंटरी कन्वर्जन होना चाहिए, राइट। वॉलंटरी कन्वर्जन वीसी होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से बिलीफ, फेथ और वर्शिप, मेरा मन करे मैं आज ईसाई बन जाऊं, मेरा मन करे मैं आज मुसलमान बन जाऊं, मेरा मन करे मैं आज यहूदी बन जाऊं, कन्वर्जन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको अलाउ किया गया है, वो आपका फंडामेंटल राइट है। इसी तरीके से एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ओके, सो दैट्स इट। तो अब हम लोगों का लिबर्टी के बाद, और आप देखेंगे कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 जो कॉन्सेप्ट है, लिबर्टे, एगालिटे और फ्राटर्निटे, ये तीनों के तीनों शब्द फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रेंच भाषा से ही आए हैं। फिर आप देखेंगे कि हमारा जो इक्वालिटी आ जाता है उसमें इकोनॉमिक, आर्थिक इक्वालिटी में, आर्थिक समानता में हम लोग देखें आर्टिकल 19, आर्टिकल 39 सॉरी, आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39 में क्या बात की गई है कि महिलाओं के लिए भी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आपने जितना काम किया उसके लिए जितना पुरुषों को पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, उतना ही पगार आपको भी मिलेगा। जेंडर के बेस पे आप थोड़ी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। और उसी तरीके से आपका आप देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर उसी तरीके से सामाजिक रूप से, सिविक रूप से आप देखेंगे कि आर्टिकल 14
अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 इक्वालिटी की बात है। और वैसे ही राजनीतिक रूप से आर्टिकल अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326। 325 किसके लिए बात करता है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इलेक्टोरल रोल से ऐसे आर्बिट्ररी रीजन की वजह से, कितने भी फेथ, रिलीजन, कास्ट, सेक्स वगैरह की वजह से आप नहीं हटा सकते इलेक्टोरल रोल से नाम। उसी तरीके से आर्टिकल 23-26 में आपका यूनिवर्सल एडेड सफराज यूएस की बात की गई है, राइट। वैसे आप देखेंगे फ्रेटर्निटी में हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 51 कैपिटल ए यानी आपका क्या आ गया, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में भी कहते हैं कि आपको भाईचारा प्रमोट करना है, आपको दंगेबाजी नहीं करनी है, आपको वायलेंस प्रमोट नहीं करना, आपको हेट्रेड प्रमोट नहीं करना, लेकिन भाईचारा फ्रेटर्निटी प्रमोट करनी है। उसी तरीके से हम लोग की जो सिंगल सिटीजनशिप है कि दो हम लोग के पास सिटीजनशिप नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के भी हैं और आप इंडिया के भी, ऐसा नहीं है, आप केवल एक भारतीय नागरिक हैं, दैट्स इट। सिंगल सिटीजनशिप भी एक तरीके से फ्रेटर्निटी की ओर पॉइंट आउट करते हैं। अब हम लोग आखिरी पॉइंट पे आ जाएं तो डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट। तो फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल यानी उसकी डिग्निटी होनी चाहिए ना, उसका भी कुछ पर्सनल राइट्स है ना, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। तो इसी तरीके से कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं हो सकती, आप उसको जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकते, उसको जेल में नहीं ठूस सकते, उसके भी कुछ अधिकार है, मानव अधिकार है। उसी तरीके से fraternity assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation, unity and integrity। जाकर इंटेग्रिटी वाला शब्द है, ये भी 42nd CAA से ही आया है, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी 1976 में आया था, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसी में आप देखेंगे कि आर्टिकल 1 भी आ जाता है, पहला अनुच्छेद, जिसमें आपके इंडियन दैट भारत वाली भी बात की गई है। तो उसी तरीके से देखेंगे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी हम उसको तोड़ नहीं सकते, हम एक राज्य हैं, हम एक भारत हैं, हम एक इंडिया हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे। और लास्ट में हम लोग आ जाए इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस 26th डे ऑफ नवंबर, 26th डे ऑफ नवंबर 1949 we do hereby क्या we do hereby adopt, we do hereby enact and we do hereby give to ourselves this constitution। ओके यानी एडॉप्शन, इनएक्शन, और हम लोग को जो संविधान फाइनली मिला, जो ड्राफ्ट था फाइनल, वो 26 नवंबर 1949 को मिल चुका था और साइनिंग हुई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस डेट की क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसके बाद फाइनली जाके 26 जनवरी को ये इन इफेक्ट आ गया। हालांकि कई सारे जो प्रोविजन है वो 26 नवंबर को ही आ गए थे जो इंपॉर्टेंट थे, बट कई सारे जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था और जो मेजर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे संविधान के, मेन फीचर्स, वो सारे के सारे 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुए। तो साथियों अब हम लोग अपने लेक्चर के आखिरी हिस्से में चलेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि क्या संविधान की प्रस्तावना में बदलाव लाए जा सकते हैं, या फिर क्या हमारी संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा भी है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग कुछ केस लॉ पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला होगा बेरूबारी यूनियन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चाबी है, ये की है टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जो संरचना करने वाले लोग थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फोर फादर्स थे, उन लोगों के मन में क्या चल रहा था संविधान बनाते वक्त, वो चीज को ये पॉइंट आउट करता है हमारे प्रियम्बल। बट ये एक हिस्सा नहीं है, ये पॉइंट आउट करता है कि हमें संविधान को रीड करने में हेल्प करता है, बट ये संविधान का हिस्सा नहीं है। ये कहा किसने? सुप्रीम कोर्ट ने इन द बेरूबारी यूनियन केस। अब केबीसी मतलब कौन बनेगा करोड़पति नहीं, बट रादर केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन and it also said that Constitution of India shall be interpreted in the light of the preamble of the Indian Constitution, right? और इसी केस लॉ में आप देखेंगे कि एक और बहुत मेजर चीज लाई गई, जो क्या था? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, BSD। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के मुताबिक अगर जैसे, क्योंकि प्रीएम्बल बहुत बेसिक फीचर है, इसमें बहुत ज्यादा कोर फीचर्स बताए गए, मेन समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। अब अगर हम लोगों ने इसी को ऐसे छोड़ दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, तो इसमें तो ऑल्टरेशन आ सकते हैं ना, इसको चेंज किया जा सकता है, इसमें कुछ भी किया जा सकता है, और वो हमारे फॉरएवर
हमेशा के लिए हम लोग किस तरीके से अपने संविधान को देखते हैं, आगे आने वाला कोई भी पार्लियामेंट का अमेंडमेंट इसको चेंज कर सकता है, राइट। इस वजह से इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट बोला गया। क्या बोला गया कि ये हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और इसमें कोई भी ऑल्टरेशन या फिर कोई भी ऑल्टरकेशन नहीं लाया जा सकता, इसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता, इसमें चेंजेस नहीं लाए जा सकते, इसमें अमेंडमेंट्स नहीं लाए जा सकते। बट अमेंडमेंट्स क्या सच में लाए जा सकते हैं? यस, लाए जा सकते हैं, बट जो बेसिक फीचर्स है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या है? यस प्लस नो। आप ला सकते हो अमेंडमेंट्स, आप कोई नई चीज ऐड कर सकते हो, बट जो बेसिक फीचर्स है उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसी इस प्रियम्बल द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग को ये भी जवाब मिल जाता है कि क्या इसमें बदलाव लाए जा सकते हैं। बदलाव इन द सेंस आप नई चीजें ऐड कर सकते हो, पर जो पुरानी चीजें उनको हटा नहीं सकते। इस वजह से अब कई लोग कहेंगे यार ये तो नॉन जस्टिसेबल है, राइट। प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसेबल, आप इसको कोर्ट में ले जा नहीं सकते इसके खिलाफ। या फिर आप देखें कि ये कोई लेजिस्लेचर यानी आपकी जो पार्लियामेंट वगैरह है और आपकी जो लोकसभा और राज्यसभा है, पार्लियामेंट हो गया, विधानसभाएं हो गई, ये इन सबको पावर नहीं देता। इट इज नॉट द वन गिविंग पावर्स, गिविंग अथॉरिटी टू दीज ऑर्गेनाइजेशन और दीज स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। राज्य व्यवस्था को ये लोग पावर नहीं देते। इसी तरीके से आप देखेंगे अगर ये जस्टिसेबल नहीं है, क्या जस्टिसेबल नहीं है? इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स, इसके बेसिक पार्ट्स। बट इसी के बाद 1972 के बाद जब आप देखिए 1976 में जब नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया जा सकता है, तो आप इस चीज में तो एक प्रॉब्लम देखेंगे कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। इस वजह से आप देखेंगे कि नॉन जस्टिसेबल वाले पॉइंट पे अब मैं इस पे एक छोटा सा आपको एक केस स्टडी टाइप का बताता हूँ कि जैसे देखिए ये है हम लोग का ओरिजिनल प्रियम्बल। ओके, मार्कर आ गया। ये देखिए जैसे ब्लू मार्कर से जितना भी मैंने लिखा ये सारा का सारा है बेसिक, इस पे एकदम ध्यान से देखिएगा। ये जितना भी ब्लू मार्कर से मैंने ऐसे लाइन मारी है, समझ लीजिए ये कोर प्रिंसिपल्स है, यानी जो स्टार्टिंग प्रिंसिपल जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। अब मैंने क्या किया यहाँ पे ए मैंने कुछ रैंडम 4 चीजें इस बारे में ऐड कर दी। अब क्या हो गया भैया, अब मैंने इसमें देखा कि पहली लाइन जो ब्लू वाली है इसको हटा दो, इसमें ले आओ काली धारा। बहुत मेजर चेंज आ रहा है भैया। सर नहीं कर सकते आप, ये क्या कर सकते हैं भैया, आप इसको पूरी तरीके से चेंज नहीं ला सकते, ये बेसिक स्ट्रक्चर है भैया, इसमें चेंज नहीं ला सकते। बट आप जैसे आपने ये ऐड किया, ये ऐड किया, ये ऐड किया, ये ऐड किया, ये एडिशंस लाए ना, उसमें ब्लू वाली रेखाओं को तो नहीं मिटाया, ओरिजिनल वाली चीजों को तो नहीं मिटाया ना आपने, बेसिक चीजों को, बस उसमें कुछ नई चीजें ले आए हो। तो इसी तरीके से आप किसी को मिटा के, जैसे मैंने ब्लू वाली को फिर से मिटा दिया, ब्लैक लिख दिया, नहीं कर सकते, वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज सुब्रमण्यम स्वामी सर फाइटिंग फॉर। सुब्रमण्यम स्वामी जी ये कह रहे हैं अगर 1976 में अगर अमेंडमेंट लाके हम लोगों ने सोशल सेक्युलर और ये दो, वैसे तो इंटेग्रिटी भी लाया गया था, ऐड किया गया था, लेकिन उसको हम लोग उतना ज्यादा वो कॉन्स्पिरेसी में रहता नहीं, इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहता नहीं। बट ये जो शब्द है ना ये दो कि आपका क्या, आपका सोशलिस्ट और आपका सेक्युलर, ये तो लाए गए थे, ये बेसिक नहीं है, ये नए लाए गए थे, ये नए उतारे गए थे नीचे उस टाइम के गवर्नमेंट के दौरान, इमरजेंसी के दौरान। तो ये जो नई चीजें लाई गई, इसको नया चीज उसको ले भी तो सकते हैं, राइट। ओके, हम लोगों ने कोई बेसिक चक्कर में तो चेंज नहीं लाया, बस उसको नई चीज डाली है। और अगर उसको नई चीज को डाल सकते हैं तो उस नई चीज को वापस भी तो ले सकते हैं, चाहे आप बेसिक वाले को ना लो, बेसिक वाले को चेंज भी मत करो, हल्का सा भी को चेंज मत करो, बट जो आपने एक्स्ट्रा चीजें डाली थी उसको हटा भी तो सकते हो। एक फेमस कोट है कि ईश्वर जो आपको दे सकता है वो आपसे ले भी सकता है। आपका जीवन वही है, प्रभु को जो दिखता है वो उनके लिए सब कुछ सेम ही है, बट अगर आपको कोई दिया जा रहा है तो आपसे वो लिया भी जा सकता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एक बार फिर से रिपीट करके इस वाले पार्ट को देखें, तब आपको जाके समझ में आएगा कि अगर हम लोगों ने इनमें से कोई चीज, अगर देखिए जैसे मैंने इस चीज को ऐड किया, मैंने किसी को चेंज नहीं किया, ये जो नीचे मैंने ऐड की ब्लैक रेखा, इसमें मैंने ब्लू रेखा को कुछ चेंज नहीं किया, बस एक ब्लैक रेखा डाल दी, तो फ्यूचर में हम लोग अमेंडमेंट करके इस ब्लैक रेखा को हटा भी तो सकते हैं। ये कोई बेसिक चीज को चेंज तो थोड़ी कर रहे हैं, ये तो बाद पहले जो ऐड की गई थी उसी को तो हटा रहा है। आई होप आपको इस चीज अब जाके समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था। कोई चेंज मत लाओ, बट जो एडिशनल चीजें डाली थी उसको तो वापस ले लो भैया। आई होप अब आपको जाके प्रियम्बल का पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एक चीज जो एक टॉपिक है छोटा सा, मैंने वो नहीं कराया, वो टॉपिक में नहीं मानता, सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसमें जो होरोस्कोप, जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड
ये जो अलग अलग शब्द उसको जो टाइटल्स दिए गए हैं, अलग अलग राइटर्स ने जो उसको थियरिस्ट ने, वो आप लोगों के पढ़ने की चीज है, आप उसको अलग अलग से अपने नोट्स में ऐड करिए, लेकिन वो मेरा काम नहीं, आपके काम की चीज है वो। आप उसको करिए, आप उसको देखिए, फिर जो भी होता है, कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में डालिएगा। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।